नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 जनवरी सन 2026। आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन नई दिल्ली में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी याद में इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन न केवल बापू को बल्कि देश की आज़ादी और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीद दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। आज के इस शहीद दिवस पर CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में जैविक व प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी बड़ी गारंटी। अगले महीने शुरू होगी CBSE की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं। विद्यार्थियों को यहां से मिलने वाले हैं एडमिट कार्ड। हरियाणा सरकार की दयालु योजना बनेगी वरदान। ऐसी स्थिति में मिलेगी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि। हिसार एयरपोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी, इन शहरों के लिए उड़ान भरेंगे हवाई जहाज। UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। CJI सूर्यकांत ने समानता को लेकर कही ये बड़ी बात। झज्जर जिला लघु सचिवालय में अटल श्रमिक कैंटीन का किया उद्घाटन। मात्र 10 रुपए में आम पब्लिक और कर्मचारियों को मिलेगा भरपेट खाना। रेवाड़ी समेत 5 शहरों में मिलेंगे सस्ते फ्लैट। CM आवास योजना में बुकिंग हुई शुरू, जमा कराने होंगे 10,000 रुपए। रोहतक का माड़ोदी जाटन बनेगा मॉडल गांव। अमरूद और बेर के उत्पादन पर जोर, DC ने दिए किसानों को जागरूक करने के निर्देश। भिवानी अस्पताल में लगी आर्थोस्कोपी मशीन, बिना चीरफाड़ के होगा घुटनों की बीमारी का इलाज। मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों की बैठक। 12 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाने को लेकर चर्चा, सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा में ग्रुप D की लंबित भर्तियां जारी करने के लिए बेरोजगार युवा कर रहे हैं प्रयास। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। ब्रिटिश PM 8 साल बाद चीन पहुंचे। कोरोना काल में चीनी कंपनी हुआवे को निकाला था, अब बोले अमेरिका अपनी जगह लेकिन चीन जरूरी। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज खोजा। 6 साल चूहों पर रिसर्च में मिली कामयाबी। और दिल्ली स्थित विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई। तीनों सेनाओं और CAPF के बैंड ने धुनें पेश की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। बारिश और ओले पड़ने से ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी हिस्सों में ठंड लौट रही है। किसानों के लिए मौसम मिला जुला सा रहा है। मौसम विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को ठंड से बचे रहने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि सुबह और शाम के समय ठंड और बढ़ेगी और दिन के समय धूप निकलेगी। मगर 31 जनवरी को दक्षिण हरियाणा के कुछ जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में छिटपुट बारिश की संभावना बन रही है। तो वहीं 1 फरवरी को पूरे राज्य में मौसम सक्रिय होगा और अधिकतर इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इस दौरान उत्तर पूर्वी जिलों अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में अधिकतर स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं मध्य एवं दक्षिणी हरियाणा में कई जगह बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। हरियाणा में जैविक और प्राकृतिक खेती को अब सिर्फ प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि संरक्षित बाजार भी दिया जाएगा। चंडीगढ़ में आयोजित किसान कल्याण प्राधिकरण की 4थी बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑर्गेनिक फसलों की उपज के प्रमाणीकरण के लिए विशेष लैब स्थापित की जाए ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित और प्रीमियम मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिना प्रमाणीकरण के किसानों को उचित भाव नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारी सरकार अब इस कमी को दूर करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य में करीब 5,000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन विकसित किया जाए। यहाँ किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए तकनीकी मार्गदर्शन के साथ साथ प्रशिक्षण मिलेगा ताकि किसानों में भरोसा बन सके। CM ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि प्राकृतिक खेती अपनाने के कारण किसी किसान की आमदनी प्रभावित होती है तो हमारी सरकार उसकी भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि जैविक व प्राकृतिक खेती से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने अधिकारियों को माइक्रो इरिगेशन, जल प्रबंधन, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों को स्मार्ट जोन में प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों तक नीति और ज्ञान पहुंचाने के ब्लॉक स्तर पर किसान गोष्ठी कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों का वार्षिक कैलेंडर बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। इन अभियानों में रासायनिक खाद व कीटनाशकों के दुष्प्रभावों और प्राकृतिक खेती के दीर्घकालिक लाभों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले पर सुनवाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। यूजीसी के नए नियम का विरोध करने वालों का कहना है कि इस एक्ट में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है उससे ऐसा लगता है जैसे जातिगत भेदभाव सिर्फ SC, ST और OBC के साथ ही होता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वैसे तो इस एक्ट को समानता बढ़ाने के लिए लाया गया है, लेकिन ये खुद भेदभाव बढ़ाता है। इसमें जनरल कास्ट यानी कि सवर्णों को नेचुरल ऑफेंडर माना गया है, इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं करता तब तक नए एक्ट के लागू होने पर रोक लगनी चाहिए। CJI सूर्यकांत ने कहा कि SG कृपया इस मामले की जांच के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने के बारे में सोचें ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। हमें आजादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की ओर से विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि CBSE ने 10वीं व 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब जल्द ही रेगुलर विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं। पिछले साल CBSE द्वारा फरवरी की शुरुआत में एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। ऐसे में संभावना यही है कि जल्द ही दोनों कक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी होंगे। रेगुलर विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड CBSE द्वारा विद्यालय के ID पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद विद्यालय के टीचर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके साइन व मोहर लगाकर विद्यार्थियों में बांटेंगे। रेगुलर विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड स्कूल से ही प्राप्त होगा, वे खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते। CBSE की ओर से एडमिट कार्ड उपलब्ध करवाने के बाद विद्यालय के अध्यापक CBSE के संगम पोर्टल से अपने विद्यार्थियों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। CBSE की ओर से 10वीं व 12वीं की परीक्षा की शुरुआत 17 फरवरी से होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षा सुबह के समय आयोजित होगी। कुछ विषयों की परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा, तो कुछ विषयों का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट लगातार उड़ानें भर रहा है। इसी कड़ी में अब नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा दूसरे चरण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दूसरे चरण के अंतर्गत जल्द ही हिसार से सूरत व अहमदाबाद की हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी। सूरत व अहमदाबाद की हवाई सेवाएं इस साल के मध्य तक शुरू करने की संभावना बन रही है। इसके लिए विमानन कंपनियों से बातचीत कर ली गई है। वहीं जम्मू के लिए भी हिसार से हवाई सेवा शुरू करने का प्रयास जारी है। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। वर्तमान में हिसार से नई दिल्ली, अयोध्या, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवाएं चल रही हैं। इनमें से चंडीगढ़ के लिए यात्रियों का रिस्पांस कम मिला है। सूरत व अहमदाबाद की हवाई सेवाएं शुरू होने से काफी लाभ होगा। दरअसल बहुत से कारोबारी इन शहरों में कपड़े का कारोबार करते हैं और उनका सूरत से हरियाणा में आना जाना लगा ही रहता है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की तरफ से ग्रुप डी भर्ती के लिए अतिरिक्त लिस्ट जारी करवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ग्रुप डी भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों ने उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व मुख्य सचिव व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अध्यक्ष के नाम पर ज्ञापन सौंपकर लंबित रिक्तियों का परिणाम जारी करने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हरियाणा सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं को आश्वासन दिया गया था कि एक भी पद खाली नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि फिलहाल विभिन्न विभागों में 4078 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2 जुलाई 2025 के बाद आज तक कोई भी अतिरिक्त लिस्ट अथवा वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है, जिससे कि हजारों योग्य युवा लंबे समय से असमंजस की स्थिति में हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार की तरफ से ग्रुप डी के खाली पड़े पदों की लिस्ट जारी की जाए ताकि उन्हें भी रोजगार के अवसर मिल सके। हरियाणा सरकार गरीब और कमजोर परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए लगातार योजनाएं लेकर आ रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों की सहायता करना है जिनके किसी भी सदस्य के साथ अचानक से कुछ अनहोनी हो जाए या कोई सदस्य दिव्यांग हो जाए, ताकि उनके परिवार वालों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। ये योजना केवल उन परिवारों के लिए है जो BPL श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के सभी सदस्य शामिल होते हैं। योजना के अनुसार
अनुसार यदि किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए या दिव्यांग हो जाए तो ऐसे मामले में सरकार 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हादसे या मृत्यु के 3 महीने के अंदर ही आवेदन करना होता है। इसके अलावा दिव्यांग होने की स्थिति में आवेदक खुद आवेदन कर सकता है या फिर मृत्यु की स्थिति में परिवार का कोई भी अन्य सदस्य आवेदन कर सकता है। आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र यानी PPP होना आवश्यक है और उसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रोहतक के उपायुक्त सचिन गुप्ता ने जिले के माड़ोदी जाटान गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को आजीविका के विविधीकरण और कृषि से जुड़े हुए सहायक व्यवसायों को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उपायुक्त सचिन गुप्ता लघु सचिवालय में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विभागवार आंकड़ों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा अतिरिक्त आय सर्जित करने वाली गतिविधियों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। उन्होंने बागवानी विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को अमरूद और बेर जैसे फल बागानों, सब्जी उत्पादन तथा अन्य लाभकारी बागवानी फसलों को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाए। इन फसलों से किसानों को अधिक और नियमित रूप से लाभ प्राप्त होगा। उपायुक्त ने पशुपालन विभाग को पशु बीमा योजनाओं और मिनी डेयरी स्थापित करने पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी व्यापक जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक परिवार को कम से कम एक दुधारू पशु पालने के लिए प्रेरित किया जाए और नियमित रूप से पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं। सचिन गुप्ता ने आगामी शनिवार को गांव स्तर पर एक जागरूकता शिविर आयोजित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। हिसार जिले में केंद्रीय मजदूर संगठनों एवं कर्मचारी संघों के आह्वान पर 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को किसान विश्राम गृह उकलाना में विभिन्न मजदूर व कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर, किसान व कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ यह देशव्यापी हड़ताल बेहद जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में हड़ताल की प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें मजदूर विरोधी लेबर कोड्स को रद्द करना, निर्माण मजदूरों के लिए पोर्टल शीघ्र शुरू करना व सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, न्यूनतम वेतनमान 30,000 रुपए मासिक करना, ठेका प्रथा और निजीकरण पर रोक लगाना, हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को लागू करना, मनरेगा को बहाल कर 200 दिन का रोजगार एवं 800 रुपए दैनिक मजदूरी सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा बिजली बिल 2025 को रद्द करने, किसान मजदूरों के कर्ज माफ करने, रिक्त पदों को भरकर स्थायी भर्ती करने, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए मासिक करने तथा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जैसी मांगों को भी प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने 12 फरवरी की हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने के लिए गांव-गांव व कार्यस्थलों पर संपर्क अभियान चलाने का आह्वान भी किया। भिवानी के चौधरी बंशीलाल नागरिक अस्पताल में तकरीबन 70 लाख रुपए कीमत वाली आर्थोस्कोपी मशीन पहुंच चुकी है, जिसकी मदद से अब बिना चीरफाड़ के घुटनों से संबंधित बीमारियों का उपचार हो जाएगा। नागरिक अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शोरान ने बताया कि आर्थोस्कोपी मशीन स्थापित की गई है, जिस पर तकरीबन 70 लाख रुपए की लागत आई है। इस मशीन से घुटनों की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस मशीन के तहत आयुष्मान योजना के तहत पहला निःशुल्क ऑपरेशन भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि घुटनों की ACL व PCL टूटने वाले मरीजों का इस मशीन से बिना चीरफाड़ के उपचार किया जाएगा। रेवाड़ी के मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैटों की बुकिंग 29 जनवरी से शुरू हो गई है। योजना के लिए आवेदन करने वालों का पहले से भौतिक सत्यापन करवाया जा चुका है। पात्र आवेदक अब 10,000 रुपए जमा करवाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। रेवाड़ी के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत व रोहतक में भी बुकिंग 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है। आवेदक हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के दूरभाष नंबर 0172 258 5852 यानी 017225858552 पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि 29 जनवरी से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिजिकल वेरिफिकेशन में पात्र पाए गए आवेदकों की सूची हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट www.hfa.haryana.gov.in पर उपलब्ध है, जो कि 10,000 रुपए जमा करवाकर अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। डीसी ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को सस्ते घर देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई थी, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। फिजिकल वेरिफिकेशन करके आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों की सूची विभाग की वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। इससे गरीबों के अपने घर का सपना साकार होगा।
वायुसेना स्कूल सुब्रतो पार्क द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। एनटीटी परमानेंट के लिए इन पदों के लिए 12वीं पास होनी चाहिए आवेदक तथा नर्सरी, प्री प्राइमरी, मातेंसरी, डिप्लोमा या डीएलएड पास होने चाहिए। हेल्पर या वॉचमैन पदों के लिए आवेदक के पास साक्षर से लेकर 10वीं पास तक कोई भी योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। वहीं एनटीटी के लिए 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज खोजने का दावा किया है। तकरीबन 6 साल तक चूहों पर चली रिसर्च में उन्होंने 3 दवाओं को मिलाकर एक नई थेरेपी तैयार की है जिससे पैंक्रियाज का ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो गया। इलाज के बाद चूहों में कैंसर दोबारा नहीं लौटा। यह रिसर्च नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक मारियानो बारबासीट की अगुवाई में की गई है। इसके नतीजे 27 जनवरी को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित हुए। पैंक्रियाटिक कैंसर को सबसे खतरनाक कैंसरों में से एक माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर से सामने आते हैं। ज्यादातर मामलों में बीमारी तब पकड़ में आती है जब वह काफी बढ़ चुकी होती है। इसी वजह से इसके सिर्फ 10% मरीज ही केवल 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की साल 2011 में इसी बीमारी की वजह से मौत हुई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानों में इसका इलाज आने में अभी समय लगेगा। रेडमी ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन नोट 15 प्रो और नोट 15 प्रो प्लस पेश किए गए हैं। रेडमी नोट 15 प्रो फोन खासतौर पर अपने 200 मेगापिक्सल के अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा और टाइटन ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर के लिए चर्चा में है जो इसे गिरने और दबाव से टूटने से बचाता है। फोन को 8GB रैम के साथ 2 स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। इसमें 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपए और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपए रखी गई है। कंपनी लॉन्च ऑफर में 3,000 रुपए का कैशबैक ऑफर कर रही है। इसकी सेल 4 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगी। यह फोन न सिर्फ पानी में डूबने पर सुरक्षित है बल्कि हाई प्रेशर और गर्म पानी की बौछारों को भी झेल सकता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है और बेजल्स काफी पतले दिए गए हैं। फोन का कुल वजन 210 ग्राम है। हाथ में पकड़ने पर यह फोन काफी मजबूत महसूस होता है। बैक पैनल पर स्मूथ फिनिश दी गई है। यह फोन सिल्वर एश, मिराज ब्लू और कार्बन ब्लैक कलर में अवेलेबल है। फोन 45 वाट फास्ट चार्जिंग और 6580 mAh की बड़ी बैटरी के साथ पेश किया गया है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 221 अंक की तेजी के साथ 82,566 के स्तर पर बंद हुए। निफ्टी में भी तकरीबन 73 अंकों की तेजी रही और ये 25,416 के स्तर पर बंद हुए। ऑटो, फार्मा और आईटी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। तो वहीं चांदी सोने के दाम लगातार चौथे दिन अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 10,705 रुपए बढ़कर 1,75,340 रुपए पर बंद हुए। तो वहीं 4 कारोबारी दिनों में सोना 21,030 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं 4 कारोबारी दिनों में सोना 21,030 रुपए तक महंगा हो चुका है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 21,721 रुपए बढ़कर 3,79,988 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। 4 दिन में चांदी की कीमत 62,283 रुपए तक महंगी हुई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,60,611 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की कीमतें सोने में 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता है, इसलिए अलग अलग शहरों के रेट्स इससे अलग हो सकते हैं। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।